ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज हम लोग क्यों बात किया करते हैं, इस बात को समझेंगे सभी बच्चे। हमारे पास कुछ एलिमेंट के भाई मिला करते हैं, जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब कार्बन 12 का एक और भाई होगा कार्बन 13, ठीक है, एक और भाई होगा कार्बन 14। तो नेचर में हमारे पास एक ही एलिमेंट के और भी भाई मिलते हैं, ठीक है। अब वो उनको कहते क्या, इसको समझो, आइसोटोप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटोप्स। अब आइसोटोप, आपने ये वर्ड आ चुका है 10th में, क्लास 10th में। कहां पर पता है? नहीं, सेकेंड चैप्टर, जब आप इसका क्या नाम है, ड्रॉबैक पढ़ रहे हो रहे, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो उसमें ये वर्ड आया है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? जेड सेम, ए डिफरेंट। जेड यानी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ए क्या होता है, बराबर। नहीं समझ में आई बात? एग्जाम्पल आप चाहिए तो ये लिख सकते हो, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है वैसे। हाइड्रोजन वाला आपको याद है? ये ऊपर जो होता है ना, वो होता है ए। एक मिनट, मैंने गलत लिखा हूं इधर, सॉरी। एक्चुअल में ये फॉर्मेट है, ऊपर ए लिखा जाता है और नीचे जेड लिखा जाता है। तो किसी एलिमेंट के नीचे क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, और ऊपर क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास। तो आपका यहां पर क्या सेम है? सेम है, नीचे वाला नंबर सेम है, ऊपर वाला नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इनको क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहें। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही एलिमेंट्स के क्या पाए जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाते हैं। अब जिनका मास क्या है, अलग अलग। देखो, इसका मास क्या है, एटॉमिक मास 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है। अब जब मैं नेचर में हाइड्रोजन को ढूंढने जाता हूं तो मुझे 3 टाइप के हाइड्रोजन मिलते हैं। कितने? 3। एक जिसका मास 1 है, दूसरा जिसका मास 2 है, और तीसरा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एवरेज अगर बात करूंगा तो क्या लूंगा, आपने क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, मतलब ये वाला। अब बोलेंगे सर 2 और 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो भी पाया जा रहे हैं, 1 ही क्यों आया? तो इसका, हाँ सुनो, इसका रीजन ये है कि जो 1 वाला है ना, वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 1 वाला ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ज्यादा उसका एबंडेंस होता है। समझ आ रहा है? अच्छा, 2 और 3 वाले का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है। तो जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो वो किसकी तरफ आएगा, जो ज्यादा परसेंटेज में पाया जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, न्यूट्रॉन बढ़ रहा है ना, ये देख, ए मतलब कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। पहले वाले का Z1 है, मतलब प्रोटॉन कितना है, 1, ठीक है। और ए भी 1 आया, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन इसके पास 0 है, न्यूट्रॉन नहीं है इसके पास, ठीक है। इसके पास 2 क्यों हो गया, 1 प्लस 1, यानी इसके पास एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा। इसके पास 3 क्यों हो गया, 1 प्लस 2, यानी न्यूट्रॉन इसके पास 2 होंगे, तब जाके 3 हुआ। आई बात समझ में? धीमे धीमे चीजें जाएंगी। अभी फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एवरेज की बात कर रहा हूँ। अभी इस पर बात करते हैं, इस पर इन डिटेल अपन बात करेंगे, एक चैप्टर में आने वाला है अपने को पूरा एकदम। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको कहते हैं, सब चीज आने वाली, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो कि हाइड्रोजन के 3 भाई नेचर में पाए जा रहे हैं। कौन कौन? ठीक है, इनका नाम भी है। इसका नाम है, सिंपली हाइड्रोजन भी बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइटियम बोलते हैं। हाँ, मैंने बताया रहूंगा, जब भी इसके बारे में बात होती है, चर्चा होती है, तो मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। अच्छा, तो इनमें सबसे ज्यादा एबेंडेंस किसका है, ज्यादा परसेंटेज नेचर में कौन है, तो पहला वाला है। तो जब आप एवरेज निकालोगे किसकी तरफ आएगा, 1 की तरफ, 2 की तरफ, या 3 की तरफ, 1 की तरफ, ठीक है।
समझ आ रहा है? एवरेज इस तरीके से निकलता है। अब एवरेज का फॉर्मूला भी बताऊंगा, लेकिन इसका फील समझ लो पहले क्या होता है। आपको ना कई मरतबा एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, आपको बोलेगा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है वहां पर। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे 4 ऑप्शन है, आपको बोल रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है वो 98% पाया जा रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि 1.5% पाया जा रहा है, और ये बोल रहा है 0.5% पाया जा रहा है। तो जब इसका एवरेज निकालूंगा तो नीचे 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक होगा 1.001, फिर एक होगा 2.001 समथिंग ऐसे कुछ दे देगा, एक देगा 2.99 ऐसे कुछ दे देगा, और चौथा बोलेगा नन ऑफ दिस। अब कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? पहला मैंने 1 पॉइंट समथिंग बताया, दूसरा 2 पॉइंट बताया, और तीसरा वाला 2.99 बताया, मतलब 3 के करीब बताया, और चौथा वाला नन ऑफ दिस बताया। तो कौन सा वाला सही होगा इन तीनों में? अगर इसका परसेंटेज ज्यादा है, 98% पाया जा रहा है, ये सिर्फ 1.5% है, और ये सिर्फ 0.5% है, 0.5%, तो ये वाला सबसे ज्यादा होगा, है ना? तो इसका नंबर कितना है? 1। तो 4 ऑप्शन में 1 के करीब कौन सा है? एकदम पहला वाला ही। लॉजिक समझ में आया? एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। कार्बन के ये 3 आइसोटोप है, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, 12, 13, 14, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन, ये ऊपर क्या लिखा जाता है मैंने क्या पता है? ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? ए लिखते हैं ना, एटॉमिक मास लिखा, और नीचे जेड लिखते हैं, सबका 6 ही रहेगा, ठीक है, तो वो लिखा नहीं है फिलहाल, लेकिन अपने को क्योंकि यहाँ पर मास से डील करना है इसलिए मास के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, इसका कितना है बच्चों? 12 बोले तो 12 पॉइंट समथिंग है, 13 तो 13.00 13 है, और ये 14 है। आप ये यही पकड़ो, 12, 13 और 14। अब इसका एबेंडेंस देखो बच्चों, रिलेटिव एबेंडेंस कितना है पूरे 100% में से? 100% में अगर बात करूं तो 98.892 ये वाला है, कार्बन 12 पाया जाता है, और ये वाला 13 वाला सिर्फ 1.1% पाया जाता है, और ये वाला तो बहुत ही कम, कार्बन 14 बहुत ही कम पाया जाता है, 2 × 10 का पावर -10 है, माइनस में मतलब ये बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा तो मेरा जो है नंबर आएगा वो किसके करीब आएगा? इन तीनों में से 12 के करीब आएगा, तो एवरेज जो है ना वो 12 आएगा। नहीं समझे? अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन फील पहले ही ले लो आप, क्योंकि जब एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे लंबा चौड़ा सॉल्व नहीं करना है, आपको वहां पर लॉजिकली दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, एकदम लॉजिकल आंसर करना पड़ेगा, और वही कर पाएगा जिसको उसका फील होगा। जैसे अभी ये देखो, ये क्वेश्चन एक सॉल्व किया हुआ है पूरा, मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, ऐसे नहीं लिखेंगे अपन। जैसे 12, 13 और ये पूरा एवरेज सॉल्व किया, कितना आया बच्चों? 12.01 किसके करीब आया? 12 के आया ना, क्यों? क्योंकि उसका रिलेटिव एबेंडेंस क्या था? ज्यादा था। कहानी समझ आ गई? ऐसे और भी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, पीछे क्वेश्चन है, ये सब अपने को सॉल्व करना है। जैसे यहां पर देखो और भी आइसोटोप आपको दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप दिख रहे हैं बच्चों, नाइट्रोजन 14 और 15। अब 14 वाले का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और 15 वाले का बहुत कम, तो जब एवरेज निकालूंगा तो मेरा एवरेज किसके अराउंड आएगा? देखो यहाँ पर एवरेज इसके आया, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूं तो इसकी भी 3 आइसोटोप है, 16, 17 और, लेकिन 16 वाला सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो एवरेज किसकी तरफ आएगा? समझ आ रहा है? 15.999 बोले तो 16 ही हो गया ना, समझ रहे हैं बात को? क्लोरीन 35 और 37, ठीक है। अब इसका अगर आप देखोगे तो क्लोरीन जो है ना वो 35 वाला 37 से ज्यादा इसमें पाया जाता है, तो ये किसके करीब आ रहा है? देखो 35.45 बोले तो 35.5 समथिंग, हम लोग ने पढ़ा भी ना एवरेज वाला 35.5, बोलो नहीं किया? ये राउंड ऑफ किया हुआ है, राउंडेड ऑफ एटॉमिक मास, हम लोग ने ये पढ़ा, एवरेज का राउंड ऑफ करके हम लोग याद कर रहे थे, जो मैंने आपको पूरा लिखाया अभी इस एलिमेंट का। ब्रोमीन और ये 79 और 81 में 79 वाला ज्यादा है, तो आंसर किसके करीब आ रहा है? 79, 79.9 आ रहा है, मतलब ये भी, इसका भी परसेंटेज कुछ रहेगा, ठीक है, एकदम से कम नहीं है, तो बीच में आ रहा है लगभग। अगर आप देखो तो 80 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो 79 और 81 के बीच में आ रहा है, समझ आ रहा है? मतलब ये अराउंड जो है ना 55-60% होगा, फिर 40% होगा ऐसे, तब ये ऐसे आ रहा है, समझ गए? तो आधे से थोड़ा इसकी तरफ आ रहा है, ब्रोमीन की तरफ। तो कुछ लॉजिक समझो बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको नोट कीजिएगा। अब नियॉन 20 है, 21, 22, आपने नियॉन का एवरेज क्या पढ़ रखा है? 20 ना। ये देखो इसका एबेंडेंस कितना है? 90% है, 90.9 मतलब 91% है समझो। नियॉन का कितना? 0.26, नियॉन 21, और 22 का कितना है? 8.82,
तो आपको पता है कि एवरेज किसकी तरफ भागेगा, और इसका सॉल्यूशन में आंसर देखो क्या लिखा हुआ है 20.1। क्या इसका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आप लॉजिकली कर पाओगे? जिसका अबेंडेंस ज्यादा होगा आंसर एवरेज उसकी तरफ आएगा, बस खत्म हो गई कहानी। अब अपने को क्या करना है, इस पे न्यूमेरिकल जब आएगा तो 3-3 मार्क के न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसके लॉग कैलकुलेशन वगैरह बढ़ जाता है इसमें। लॉग बुक लाए सभी बच्चे? हाँ ठीक है। तो आप जो है ना अपने टेक्स्ट बुक इसमें नोटबुक लाए हो ना बच्चों? हाँ, नोटबुक में सबसे पहले आप एक काम करिए, एवरेज एटॉमिक मास लिखिए, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए, इसका फॉर्मूला लिखिए। ये फॉर्मूला लगाएंगे जब भी हम लोग को इसका न्यूमेरिकल करना होगा। अच्छा, अभी इसमें सवाल ये आ सकते हैं सर अगर 2 आइसोटोप रहे तो? ये तो 3 के लिए लिख दिया मैंने, 2 के लिए क्या करेंगे? यहीं तक जाएंगे बस। समझ आ रहा है? 3 रहा तो 3 तक जाएंगे, 4 रहा तो 4 तक जाएंगे। समझ गए बात को? तो अपने को 2 या 3 वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? फॉर्मूला आसान है। क्या फॉर्मूला है? पहले आइसोटोप का मास इंटू उसका परसेंट लिख देंगे, प्लस दूसरे आइसोटोप का मास इंटू उसका परसेंट, प्लस तीसरे आइसोटोप का मास उस इंटू उसका परसेंट, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? होल डिवाइडेड बाय 100। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं टेक्स्ट बुक का, लेकिन सॉल्व एग्जांपल तो मुझे बाद में कराना है। क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल रहने देते हैं, क्योंकि वो मुझे एक साथ वीडियो बनाना है। फॉर्मूला याद रहेगा ना तुम लोग को? एवरेज क्या होता है, और एमसीक्यू में भी कैसा आएगा, तो कैसे अटेम्प्ट करोगे बता दिया मैंने, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली मोलिकुलर मास। क्या बात करते हैं? मोलिकुलर मास। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। हटा दें? टेक्स्ट बुक में ऐसे बनाया हुआ नहीं है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ये देखो, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 कौन है? मेरा पहला आइसोटोप है, इनटू उसका परसेंट। एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 21 मतलब सेकंड आइसोटोप हो गया, इनटू परसेंट। तो जब न्यूमेरिकल में लगाओगे तो फर्स्ट आइसोटोप की जगह आप क्या लिखोगे? पहला आइसोटोप लिखोगे, दूसरा आइसोटोप लिखोगे, तीसरा लिखोगे वहां पर। समझ गया? ऐसा फॉर्मूला बनाओगे। अच्छा, अगला टॉपिक है बच्चों मॉलिक्यूलर मास। क्या है? मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे एक चीज बताओ, एटॉमिक मास तुमको मालूम है ना क्या होता है? एटॉमिक मास सभी बच्चों को मालूम है, एटम का मास। अब एटम्स जब साथ में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं, स्पेसिफाई कर देता हूं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही सिंपल है, एक एटम का मास एटॉमिक मास,
जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास। समझ गए? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकाला कैसे जाता है इस पे सवाल आपको पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर जो है ना पहले डेफिनेशन हाईलाइट कर लो बच्चों। डिफाइन मॉलिक्यूलर मास ऐसे करके सवाल अगर आपसे पूछता है, या एक काम करो ये भी है डेफिनेशन, देखो यहां पर मॉलिक्यूलर मास इज of substance is the sum of average atomic mass of all the atom of element which constitute the molecule. ये वाला लिख लो, ये बहुत आसान है, ये इसको टिक मार्क कर लो। मॉलिक्यूलर मास क्या है ये डेफिनेशन का फील आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। हम लोग एग्जांपल करना शुरू करते हैं बच्चों, एग्जांपल करना शुरू करते हैं। पहले हमारे पास कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको जैसा यहां पर सॉल्व किया है ना वैसे सॉल्व नहीं करना है, बता रहा हूं मैं। इसका थोड़ा सा टिक मार्क किया ना इसको, अभी उसको मतलब समझने की जरूरत नहीं है, अब इधर आ जाओ आप। पहले मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं उसकी। CO2 कौन है? CO2 आपको दे दिया, बोला कि फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला? देखो इसमें अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास, फॉर्मूला मास, तो आपको हर एक चीज समझना है कि किसके लिए कैसे बात करना है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं इसके आंसर में, ऐसे लिख देते हैं आप, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका सॉल्व करने जा रहे हैं? CO2 का। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इस मॉलिक्यूल को बनाया किसने? कार्बन और 2 ऑक्सीजन ने, एक कार्बन ने, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा? 12 पढ़ा है ना आप लोग ने। और मैंने यूनिट क्या बोला था उसका? यूनिफाइड है। क्या है? तो अभी यूनिट नहीं लिखता हूं, एक साथ यूनिट लिखूंगा मैं, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो एक कार्बन का मास हो गया 12। ठीक है, अच्छा एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? तो आपको इसको कैसे करना है सुनो, 16 लिखना है, और क्योंकि इसके नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 2 32 हो ही जाएगा ना। ओके, और फिर इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। समझ में आ गई बात? आसान है। कार्बन की वैल्यू रख दिया 12, ऑक्सीजन का रख दिया 16, और उसके नीचे कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 12, तो 44, और यूनिट क्या लिख देंगे? यूनिफाइड। हो गया। अभी कंफ्यूज आना मत, ये 4 और ये आपको सेम दिख रहा होगा, ऐसे लिख देता। अंडरस्टूड? 4 को भी चाहिए तो ऐसे लिखता हूं, 44 यूनिफाइड। आया समझ में? तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास याद रखिए यूनिफाइड में लिखा करेंगे आप। ठीक है, और एग्जांपल दिया हुआ है आपको, और कोई एग्जांपल दिया हुआ है जरा देखना तो। H2O, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है H2O। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों? तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 16, तो आप पहले 2 1 जा 2, फिर 16, 2 प्लस 16 18, यूनिफाइड। डिफिकल्ट है ना बहुत? सिंपल मैथ्स है, बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए, आप पुट करते जाओगे आंसर आते जाएगा। और कौन सा एग्जांपल है? C6Cl। इसको क्या बोलना चाहिए बताइए? हाँ बोलो, इसको क्या बोलेंगे? C6H6 क्या होता है पहले बताओ? C6H6 क्या होता है?
हेक्सेन जो है ना C6H12 होता है, फॉर्मूला क्या, CnH2n प्लस 14, 6 दूनी 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। हाँ, बहुत ही फेमस था ये बेंजीन। C6H6, कार्बन भी छक्का हाइड्रोजन भी छक्का, बेंजीन रिंग। ठीक है, हाँ, बेंजाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, बेंजाइल क्लोराइड, समझ आ रहा है, या क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आपका हाइड्रोजन लगता था। ऐसे कुछ पढ़ा था आप लोग ने, यहाँ CC लिखा होगा आपके इसमें स्ट्रक्चर 10th में। हाँ, ये बॉक्स के अंदर था। हाँ, बेंजीन वाला रहेगा तुम लोग को, और एक हाइड्रोजन हटके यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा बस। ठीक है, ओके, तो खैर उससे मतलब नहीं है, अभी हमको क्या करने का है, जो फॉर्मूला दिया जाएगा उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। ठीक है, एक कार्बन कितना है, 6 है, तो कार्बन का वैसे कितना होता है, 12 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, किससे मल्टीप्लाई करें, अच्छा क्लोरीन का कितना होता है, हाँ हाँ 35 ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 5, 35.5। अब 35 और ये 5 कितना हो जाएगा 40, 40 और ये 70 कितना हो जाएगा 110, और 112 112.5 यू। समझ गए क्या हुआ, अब सुनिए हमने क्या हुआ, सुनो बात को, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पूरा। ठीक है, आपने क्या देखा कि जो हम लोग मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं वो क्या है, एटॉमिक मासेस का सम है। किसका सम है, किसके एटॉमिक मास का, जो उसको कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो उसको बना रहा है। ठीक है, उसी का ना, किसी और का थोड़ी लेते हैं हम लोग। अब डेफिनेशन पर अगर आप आओगे तो डेफिनेशन देखो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मोलिकुलर मास क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ, जो मास ले रहे थे वो कौन सा मास था, एवरेज था, तो एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल को बनाता है। अब डेफिनेशन समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डेफिनेशन पर आए तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, क्या बोलेंगे मोलिकुलर मास क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम्स विच कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल। आसान है ना। अच्छा, अब इस पे कोई ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे, जैसे यहां पर आपका CO2 था, H2O था, C6H5Cl, एक एग्जांपल आप जरा खुद से करके बताइए H2SO4 का, कौन सा, H2SO4 का, जल्दी से करके बताओ, आपके सामने ये क्वेश्चन है, H2SO4 करिए इसको। हाइड्रोजन का कैसे लिखोगे, 2 into 1, सल्फर का कितना लिखोगे 32, और ऑक्सीजन का कितना, हाँ 16 होता है, लेकिन उसके बेस पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 into 16 कर देंगे। कर रहे हैं, कर चुके ये वाला, वेरी गुड। नाइनटी एट यूनिफाइड आ रहा है, ठीक है, तो मत देखे करो ना। ठीक है बच्चों, हो गया, तो यहां यहां यू लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट लास्ट में आंसर में यू लिख दिया करो आप लोग। ठीक है, लिखना चाहते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो लिख दो, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन अपन उसमें कवर करवा दूंगा मैं आपको।
ठीक है, अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा फॉर्मूला मास। सुनिए बात को, कोई भी आयनिक कंपाउंड है ना, कैसा कंपाउंड है, जैसे जैसे कोई आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल बताइए। बहुत सिंपल है। हाँ, कौन सा सॉल्ट, सॉल्ट बहुत सारे होते हैं केमिस्ट। हाँ, तो NaCl, बराबर है। तो NaCl जो है ना आपका एक आयनिक कंपाउंड है, जो कि 10th में आपने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, बराबर है ना। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़ा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है बीच में, ब्रिटल होते हैं, हाँ, सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, बराबर ना, पढ़ा है ऐसे। सॉलिड में क्या नाम है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या नाम है, मोल्टेन और एक्वस या डिजोल्व स्टेट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ए सुनो, तो NaCl को ना, NaCl जो आप फॉर्मूला लिखते हैं, एक्चुअल में इसको मॉलिक्यूल नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये साथ में ऐसे डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े नहीं होते। समझ आ रहा है। तो याद रखो, कोई भी आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला लिखते हो, उसका जब मास निकालोगे, जैसे NaCl का मास निकालूंगा, उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलेंगे, हाँ तरीका सेम है, फॉर्मूला मास बोलेंगे, बस ये डिफरेंस है। किसका फॉर्मूला मास बोला जाता है, किसको बोला जाता है फॉर्मूला मास, आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसका मास निकालूंगा तो मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा, फॉर्मूला मास बोलूंगा, क्योंकि वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल नहीं बनता है, वो एक फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है Na, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड से ऐसे डायरेक्ट जुड़े नहीं होते, एक दूर से अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ठीक है। तो यहां पर मैंने एकदम शॉर्ट में कंक्लूड कर दिया है, यहां पर आ जाओ, ये देखो, द फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे यहां पर क्या बोलेंगे, और एग्जांपल मैंने क्या बताया, NaCl। तो जितने भी सॉल्ट आपके होंगे ना, जितने भी क्या सॉल्ट, केमिस्ट्री के अंदर सॉल्ट किसको कहते हैं, या चुप रहे, नहीं, सॉल्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो वो प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। एसिड बेस मिलने से सॉल्ट एंड, मालूम है ये वाला ये सिंपल रिएक्शन पता है, एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट मतलब सिर्फ NaCl ही सॉल्ट नहीं होता है, केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, समझ आ रहा है, ओके। जैसे देखो यहां पर NaCl, ये भी मेरा एक जो है ना आयनिक कंपाउंड है, इधर देखोगे कॉपर नाइट्रेट, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अब आपको कैसे पता चलेगा सर ये ऐसा है, अरे सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम ही है, सिर्फ हम बोलते क्या है वो उस पर निर्भर करता है। अब इसका मास निकालूंगा तो इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहा जाता, क्योंकि आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला मास कहा जाएगा। इसका निकालूंगा तो भी, और क्वेश्चन में भी आपको वही पूछेगा, फाइंड द फॉर्मूला मास, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बोलेगा ही कि फाइंड द फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो मॉलिक्यूलर मास लिखने का, लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है, एकदम सेम है, तो चिंता क्या करने का, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, फॉर्मूला मास ऑफ किधर गया, और एग्जाम्पल, हाँ ये दो एग्जाम्पल इधर दिया गया है, और ट्राई दिस में आप ये वाला कर सकते हो, कैल्शियम सल्फेट वाला कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 3 एग्जाम्पल करेंगे। फॉर्मूला मास का डेफिनेशन देख लो, फॉर्मूला मास का डेफिनेशन देख लो, और उसके एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो फॉर्मूला मास क्या लिख रहा हूं बच्चों, पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है NaCl, तो फॉर्मूला मास किसका बच्चों, NaCl का, ब्रैकेट में कर देने का। Na की वैल्यू बता सकते हैं, Na का एटॉमिक मास 23 यूनिफाइड है ना, प्लस क्लोरीन का कितना 35.5 यूनिफाइड। आप चाहे तो ब्रैकेट डाल के बाद एक बार यूनिफाइड लिख सकते हो, या इंडिविजुअली यू लिख सकते हो, या लास्ट में डायरेक्ट आंसर में लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, अब इसको अगर प्लस कर देंगे 0.5 ऐसे ही रहेगा, 538 हो जाएगा, और ये 58.5 यूनिफाइड, हो गया आसान, बोलो सही है। सेकंड करें, सेकंड कौन है मेरे पास, कॉपर नाइट्रेट है। अब ये वाला हो सकता है आपको दिक्कत दे, ये वाला
क्योंकि इधर अंदर भी 3 है, बाहर 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बताता हूँ, बहुत आसान है। कॉपर की वैल्यू कितनी है बच्चों? 63.5 U, ओके, यूनिफाइड। प्लस, अब ये पूरा ब्रैकेट एक साथ है ना, उसके बाहर कितना है, तो पहले आप 2 लिख दो, फिर ब्रैकेट डालो, ओके, 2, फिर ये ब्रैकेट डाल दिया। अब पहला कौन है इसके अंदर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, ठीक है। फिर कौन है? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है? उसके नीचे कितना है? नहीं, ऑक्सीजन के नीचे ये 2 आ चुका है ब्रैकेट के बाहर, इधर ये 3 है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 16 करेंगे, समझ गए? और आप चाहें तो यूनिफाइड ये पूरा ब्रैकेट ऐसे करके यू लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करेंगे? 63.5 ऐसे ही रहेगा। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करो बच्चों। 16 3 48 हो जाएगा, बोलो भाई, सही है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 62। 62 2 सा कितना हो जाएगा बच्चों? 124। और ये 63 पॉइंट, ठीक है। अभी प्लस कर लेते हैं, 0.5 ऐसे ही रहेगा। 3 4 7 हो गया, 2 6 8 और ये 1, एक के नीचे एक करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 187.5 आया। ये सब पे क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला है तो 2 मार्क का, अगर आसान वाला रहा तो 1 मार्क का आएगा। एक और कौन सा एग्जाम्पल रह गया? कॉपर कैल्शियम सल्फेट दिया था शायद नीचे, कौन सा दिया हुआ है? CaSO4 दिया हुआ है ना, चलो वो भी कर लेते हैं। अच्छा देखो, इस जो ट्राई दिस वाले में दिया है ना बच्चों, उसमें आपको अगर आप देखोगे ऐसे आप लिख दो इधर पे, हाँ, फॉर्मूला मास। आप एक बार देखोगे सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझना है क्यों उसके फॉर्मूला मास बोला जा रहा है, उसको क्यों मॉलिक्यूलर मास बोला जा रहा है। CaSO4 तो यहां पर लिखता हूं मैं फॉर्मूला मास किसका? CaSO4 का। अच्छा, Ca की जो वैल्यू दिया गया है ना वही यूज करने का, अगर क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमको तो 40 मालूम है, लेकिन वहां कितना गिवन है? 40.1 है ना, तो वो यूज करने का। कैल्शियम का हो गया 40.1, सल्फर का कितना दिया हुआ है? 32 दिया है, 32 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, 32.1 दिया हुआ है, ओके। और ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है बच्चों? 16 मतलब, ठीक है, तो 4 इंटू कितना हो गया? 16.0 मतलब 16 ही होता है, तो ऐसे सॉल्व होगा ये। चलो 40.1 32.1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64 आ जाएगा, ठीक है। 0.1 और ये 0.1 0.2 4 2 6 और 0 6 6 3 9, ठीक है, 9 और 4 13। समझ गए? बहुत ही आसान तरीके से इसको कर सकते हो बच्चों। तो ये हमने कौन से एग्जाम्पल किए? फॉर्मूला मास वाला, कौन सा? फॉर्मूला मास। नेक्स्ट, अगला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट। इतना कर लिया सबने? चलो, मोल कॉन्सेप्ट देखें अभी। मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाओ बच्चों। अच्छा, मैंने मोल जब आपको एक्सप्लेन किया था याद है? मैंने आपको पूछा था कि एक डजन मतलब कितना नंबर होता है? हाँ, मालूम है ना? 12। 1 डजन मीन्स हाउ मेनी आइटम्स? 12। अच्छा, ग्रॉस मतलब 144, मतलब 12 डजन।
12 डजन, 12 इंटू 12 144 होता है, एक ग्रॉस बोलते हैं उसको। हाँ बोल सकते हैं, हाँ गुरुस गुरुस, सही बोल रहे हो। ठीक है, एक गुरुस ग्रॉस बोलते हैं इसको। ठीक है, याद रखिए, इंग्लिश टर्म के ग्रॉस है, उसको गुरुस गुरुस बोला जाता है। हाँ, एक गुरुस। ओके, तो 1 ग्रॉस यानी 12 डजन, 12 डजन, याद रखिए, यानी नंबर कितना 144। अच्छा, ये एक वर्ड बोलने पर आपको नंबर क्लिक हो जाता है, जैसे डजन वाला तो बहुत कॉमन है, क्योंकि अंडे लेने आप सभी बच्चे जाते हैं, अंडे देने नहीं, है ना। दुकान वाले को बोलता है 1 डजन, आधा डजन अंडे दे दो, बराबर। तो डजन सबको मालूम है, ग्रॉस नहीं पता होगा तो लिख लीजिए उसको, कितना 144, या 12 डजन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से मोल वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। तो जब मैं आपको एक मोल कहता हूं, मैंने फिजिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं उसको। ठीक है, अब ये सिर्फ है ना, इसमें हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये नंबर आया कैसे। मैंने ये नहीं बताया आपको, सिर्फ 1 मोल बताया कि 1 मोल मतलब कितना होता है डजन से कंपेयर करके, लेकिन आपको ये नहीं बताया वहां पर कि 1 मोल ये नंबर जो क्या नाम है 6.022 10⁻23 ये आता कैसे। तो यहां पर बस वही चर्चा होने वाली है और कुछ नहीं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इधर आ जाओ, इसको टिक मार्क करेंगे, डेफिनेशन आपको एग्जाम में, लेकिन डेफिनेशन कब समझ आएगा, जब मैं यहां पर आपको ये मैथमेटिकल स्टेप समझाऊंगा। अच्छा, आपको क्या करना है पता है, हम लोग ने मास कंपेयर करने के लिए कौन सा एलिमेंट लिया था बताओ, कार्बन लिया था, उसमें भी कौन सा आइसोटोप लिया था, कार्बन 12, इसकी अबंडेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, 13 14 से बहुत ज्यादा है। तो कार्बन 12 का आपको, कार्बन 12 है ना, तो आपको 12 ग्राम लेना है। कितना ग्राम लेना है, 12 ग्राम। कितना ग्राम लेना है, कार्बन 12 वाला 12 ग्राम। 12 ग्राम सबको समझ में आता है, 1 ग्राम 2 ग्राम सबको समझ में आता है। 12 ग्राम लेना है, कितना ग्राम लेना है, 12 ग्राम। अच्छा, कौन बताएगा एक कार्बन एटम का मास हमने कितना लिया था। हाँ बराबर, बहुत अच्छा बोलता है देख के। ओके, 1.992648 और 10 का पावर बराबर है, अच्छा -23, इतना ग्राम। अब सुनो, एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, आप लोग इसका पीछे का मैथ्स बताना, ठीक है, कि मैथ्स ऐसा क्यों लगाया गया। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ कितने लोग बैठे हैं, 4 4 8, ये 2 बेंच के बच्चे कितने हैं, मान लो हमको नहीं मालूम है कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने काउंट कर लिया 8 लोग है ना। लेकिन मान लीजिए हमको नहीं मालूम है कितने लोग यहां पर बैठे। ठीक है, अभी इसको समझो, आंसर मेरा 8 आएगा। ओके, ये 2 बेंच के जितने बच्चे हैं, मैं इसलिए नंबर नहीं बोल रहा हूं, सुनो, 2 बेंच के जो बच्चे हैं, इनका मास मान लीजिए, टोटल मास आ रहा है 800 kg। टोटल मास कितना है, 800 kg आ रहा है, सुनो, और सब आइडेंटिकल है, सब सेम टू सेम है, भले ही है नहीं लेकिन मान रहा हूं मैं, सब क्या है, सेम टू सेम है। और एक का मास मुझे पता है 100 kg, 100 का आधे से भी कम रहेगी ये बच्ची, लेकिन मान लीजिए सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं बोल रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 2 बेंच पे जो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, टोटल इनका मास कितना है बच्चों, 800 है, और एक का जो मास है ना वो आपको पता है 100 है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कितने लोग बैठे हुए हैं इस बेंच पे, तो इसके पीछे का मैथ्स क्या लगाओगे आप, टोटल मास डिवाइड बाय एक का मास करोगे, तो टोटल मास 800 है, डिवाइड बाय मैं 100 करूंगा, 2 0 2 0 कैंसिल, और कितना नंबर आया, 8 आया। तो कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे। तो ये कैसे मिल रहा है, समझ आ रहा है, जब टोटल मास डिवाइडेड बाय एक का मास करता हूं तब मुझे नंबर पता चला कितने लोग। तो हमने 12 ग्राम लिया, ये टोटल मास है, कितना लिया, 12 ग्राम, और एक का मास कितना था, 1.992648 10⁻⁻23। अब ये नंबर इतना सिंपल नहीं है, लेकिन आपको ये सिंपल नंबर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 12 ग्राम टोटल मास है, और एक का मास है 1.992648। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि इस 12 ग्राम में कितने, जैसे बताओ 800 डिवाइड बाय 100 किया तो मुझे क्या मिला था,
इस 2 बेंच पे कितने बच्चे बैठे हैं, कितने लोग मिले ना, समझ आ रहा है। 12 ग्राम को जब डिवाइड बाय में 1 का मास करूंगा तो मुझे पता चलेगा इस 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं। कुछ आई बात समझ में? नहीं आया? ओके, तेरा ध्यान चश्मे पे था तो पता नहीं तू किधर खोया है। पहले ये बताओ, ये वाला आंसर, ये कॉन्सेप्ट समझा? ये 2 बेंचेस हैं, 2 बेंचेस पे कितने लोग हैं वो बताया नहीं मैंने तुमको। टोटल मास कितना है उनका? 800, और 1 का मास हमको कितना मालूम है, और सब सिमिलर ही है। तो मैं जब टोटल मास डिवाइड बाय 1 का मास करूंगा तो क्या मिला मुझे? 8 नंबर मिला। 8 नंबर क्या है, कितने लोग बैठे हैं उसका नंबर है ना। तो मैंने क्या किया, 12 कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया। कार्बन 12 को कितना ग्राम लिया? 12 ग्राम। और 1 कार्बन का मास कितना है? 1.992648 10⁻⁻23। जब मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूं तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इस 12 ग्राम में कितने पार्टिकल हैं, कितने कार्बन 12 के पार्टिकल एटम्स है हम लोग बात करेंगे, तो वो कितना नंबर आया। ठीक है, ये देखो नंबर 6.022, 4 डिजिट तक याद करने का, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 10 का पावर 23 एटम्स। इतनी बात समझ में आई? नहीं समझा? अच्छा, अब आगे वो पर मोल क्यों लिखा है भी मैं बताता हूं। ये आपका है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं? 6.022 10⁻23। समझ आ गया? इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं 1 मोल। इस नंबर को हमने क्या कहा? 1 मोल का। जैसे 1 डजन मतलब 12 है, तो 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23। तो 1 मोल क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। नहीं समझा? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 उसका नाम है, उसके 12 ग्राम में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, वो 1 मोल कहलाता है। अब डेफिनेशन पर आ जाओ। तो अवोगाद्रो ने तो बताया ना, तो एवोगाड्रोस नंबर। हाँ, तो यहां पर देख, उसका एक्सप्लेनेशन ना इधर दिया हुआ है। इसको जो है ना स्पेक्ट्रोमीटर, डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर, इससे निकाला जाता है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कार्बन 12, अब कार्बन 12 का एक एटम बहुत ही छोटा होगा, हमारे वेइंग मशीन में तो आएगा ही नहीं वो। नहीं आ रही बात समझ में? नॉर्मल, तो उसके लिए अलग सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो कार्बन का मास कैसे निकाला गया होगा, एक कार्बन का? मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलेंगे? मास स्पेक्ट्रोमीटर। याद रहेगा? स्पेक्ट्रोमीटर, मास वाला, मास स्पेक्ट्रोमीटर। समझ गए? ओके, डेफिनेशन ये रहा। आप देखो, ये पढ़ने के बाद आप देखो इसको समझ आता है कि नहीं। 1 मोल एक अमाउंट है, एक नंबर है ना, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एंटिटीज और पार्टिकल्स। तो आप क्या बोलेंगे? एज मैनी एंटिटीज नहीं बोलना है तो आप पार्टिकल्स बोलो। एज देर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम, केजी में लिया हुआ, ये वाला नहीं याद करोगे चलेगा, ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उस अमाउंट को 1 मोल कहते हैं। वापस से पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा फील आएगा। कार्बन 12 का आइसोटोप है, आइसोटोप क्यों बोल रहा हूं? कार्बन 12 के और 13 14 दूसरे भी तो हैं। तो कार्बन 12 वाला आइसोटोप लेना है, कितना ग्राम लेना है? 12 ग्राम। उसमें कितने एटम्स आए? कितने एटम्स आए? 6.022 10⁻23। इस नंबर के अमाउंट को 1 मोल कहते हैं। मैं पूरा उल्टा बता रहा हूं आपको, अब पूरा ऊपर से पढ़ो। 1 मोल क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, मतलब वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें कितना नंबर हो, कितने एटम्स हो, कितनी क्वांटिटीज हो। ठीक है, जितना एक कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम्स होते हैं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उतना ही नंबर 1 मोल अमाउंट के पास पार्टिकल्स होते हैं, है ना? नहीं समझे बात को?
एक बार रीड करो अच्छे से, पहले रीड करो। एक मोल वो अमाउंट है सब्सटेंस का जिसके अंदर, दैट कंटेन, ऐसे करके बात करेंगे, ठीक है, दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर, मतलब उतने पार्टिकल होते हैं जितना कार्बन 12 के 12 ग्राम में एटम होते हैं। 1 मोल मतलब कितना नंबर आपने बताया, बताओ। अच्छा, और कार्बन 12 का जब 12 ग्राम हमने लिया तो कितना पार्टिकल्स आए उसके अंदर, कार्बन 12 के कितने एटम्स आए? 6.022 10⁻23, तो 1 मोल इतना नंबर होता है। अब आया समझ में? धीमे धीमे आएगा समझ में, ठीक है। वापस से बोलूं, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं, अब कितने एटम होते हैं आप बताओ? 6.022 10⁻, ठीक है। ये नंबर कोई भी, अगर मैं कोई भी चीज बोलूं 1 मोल है, कोई भी चीज बोलूं, अब ये सिर्फ कार्बन के एटम के बारे में बात नहीं चल रही है। जैसे डजन आप बोलते हो, डजन केले भी लेते हो आप, डजन अंडे भी लेते हो, तो ये जो 12 नंबर किसी के साथ भी लगा सकते हो ना। तो ये जो 1 मोल का नंबर आ रहा है 6.022 10⁻23, ये हमने निकाला तो कार्बन 12 से है, उसके एटम के बराबर है। लेकिन 1 मोल में कुछ भी बोल सकता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? 1 मोल प्रोटॉन बोल सकता हूं, 1 मोल न्यूट्रॉन बोल सकता हूं, 1 मोल एटम बोल सकता हूं, 1 मोल मॉलिक्यूल बोल सकता हूं, 1 मोल आयन बोल सकता हूं। तो 1 मोल मतलब कितना? 1 मोल सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल, सुनो, 1 मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। याद करो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल बोलते थे ना अपन। तो व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन, हाँ, जिसके पास कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 10⁻, और आपको पता है कि क्या है 6.022 10⁻23? कहां से आया? एटम्स प्रेजेंट इन, बोलो, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो वही तो कंफ्यूजन है आपको, कार्बन 12 आइसोटोप नाम है, उसका 12 ग्राम है। तो 12 ग्राम किसका? कार्बन 12 आइसोटोप का। अभी 1 मोल मिल गया ना तेरे को, कार्बन 12 हमने चूज किया। जैसे मास के लिए कौन सा एलिमेंट को चूज किया? कार्बन 12 को। तो हमने 1 मोल के लिए भी कार्बन 12 ही लिया हुआ है, समझ गया? 1 मोल निकालने के लिए अभी एक नंबर निकल गया, अब इसको अलग अलग एलिमेंट से नहीं निकालते बैठेंगे। अब ये नंबर नहीं समझ में आ रहा है तेरे को? कार्बन 12 से कंपेयर करके हमने अभी 1 मोल निकाल दिया वैल्यू। अब 1 मोल मतलब 6.022 10⁻23 ही है, समझ आ गया? अब आप, अगर मैं कोई बोलूं कि 1 मोल आपके पास मॉलिक्यूल है, तो मतलब 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल है। 1 मोल एटम है, 6.022 10⁻23 एटम्स है। 1 मोल आयन है, तो सेम नंबर इतने आयन है। जैसे याद करो, डजन कैसे बोलते हैं? 12 डजन, सॉरी, 1 डजन केले हैं तो 12 केले। 1 डजन गधे हैं तो 12 गधे हैं। 1 डजन गधियां हैं, समझ रहे बात को? वैसे ही आप 1 मोल ये किसी के साथ भी लग सकता है, 1 मोल एटम। लेकिन ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है, ये गधों गधियों के साथ नहीं लगता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग नंबर। 10 का पावर 23 मतलब 1 के आगे 23 जीरो लगा दो आप, इतना बड़ा नंबर है। और फिर उसको 6.0 मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने गधे होंगे भी नहीं हमारे पास, समझे बात को? तो ये जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है, ये लगेगा स्मॉल क्वांटिटीज के लिए, माइन्यूट पार्ट, जैसे एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, समझ गए? इनके लिए लगता है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। यही मोल कॉन्सेप्ट है, यहां पर ही आपको मोल के बारे में पूरा। चलो, 1 मोल कैसे निकल कर आया, आपको उसका मैथमेटिकल स्टेप याद आ रहा है? मैंने क्या लिया था? कितना ग्राम लिया कार्बन 12? 12 ग्राम। और इसको डिवाइड किससे किया? कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 1.992648 10⁻23। सही है? उससे डिवाइड करूंगा तो आएगा कितना, ये भी आपको मालूम है? 6.022 10⁻, 4 डिजिट में याद करने का बस, और नहीं याद करना है। 1367 याद करने की जरूरत नहीं। 6.022 10⁻
23। समझ गए कहानी? ओके। 1 मोल का डेफिनेशन जरा याद करिए फटाफट, 5 मिनट आपके पास है, जरा इसको याद करिए। ये इसका यूनिट, नोट दैट नेम ऑफ यूनिट इज मोल। यूनिट क्या है? मोल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल होता है। लेकिन उसको जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? MOL लिखा जाएगा, ई नहीं लिखा जाएगा। ऐसा सिंबल इसका MOL है, नेम MOLE है, सिंबल MOL है। द नंबर इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर और एवोगैड्रोस कांस्टेंट। इसका सिंबल क्या लिखते हैं? कैपिटल N टू द बेस ए यानी एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है? किसके नाम पर दिया गया ये? अमीडो एवोगैड्रो, एमिडो एवोगैड्रो। ये आपका 7 बेस क्वांटिटी याद है ना? ये फंडामेंटल क्वांटिटी का 7th वाला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल देख लो तो थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने डजन बताया कि डजन क्या सिर्फ अंडे होते हैं? नहीं ना। हाँ, डजन बॉयज होते हैं, डजन गर्ल्स हो सकते हैं, गधे हो सकते हैं, गधियां हो सकती हैं, ऐसे। ओके सुनो, क्या चाय हो सकती है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मतलब कितने मोल होंगे ऑक्सीजन के? है ना? इधर क्या है? 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। समझ गए ना? ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, 1 मोल है तो कितने NaCl होंगे? 6.022 फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। देखो यहां पर मॉलिक्यूल नहीं कह रहा है, क्यों? हाँ, तो एनी कंपाउंड को हम लोग मॉलिक्यूल नहीं कहते, क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। आई होप चीजें क्लियर है। ठीक है। 1 मोल का डेफिनेशन याद करके दे दो फटाफट से। आपके सामने रखता हूं, चलो। बस आपका चैप्टर खत्म ही होने वाला बच्चों। मतलब थियरी खत्म हो जाएगा, इसमें फिर सॉल्व एग्जांपल करेंगे अपन। फिर जो है वो अनसॉल्व वाले पीछे के क्वेश्चन कर रहे हैं।